Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay, good afternoon. Let's get started. Okay. So we are going to start with the chapter atoms and molecules. Okay, so you know a little bit about this already, right? All of us know what an atom is. We'll just try to learn a little bit more. Okay, so as such, the concept that the matter is made up of tiny particles. Hello? Yes, Chavi? Good afternoon, sir. Good afternoon. ओके सो द कॉन्सेप्ट कि ये जो मैटर है, जो पदार्थ है, ये छोटी छोटी चीज, बहुत छोटे पार्टिकल से बना है, ये बहुत पुराना है. ठीक है. इन 500 BC कनड ऋषि ने ये कहा कि ये परमाणु एक चीज होती है जो बहुत छोटी है, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता. ठीक है. लेकिन उसके ऊपर कोई बहुत अधिक रिसर्च हुई नहीं. ठीक है ना. पाकुदा ने भी कहा कि उनको जो छोटे छोटे परमाणु हैं, ये जुड़कर और चीजें और कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो है इसके ऊपर अगेन कोई एस्टैब्लिश थियरी नहीं थी. डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने ग्रीस में भी एटम की एलिमेंट्री व्यू पॉइंट बना लिया था कि भाई ये होता है ऐसा कुछ. ठीक है. और उन्होंने ही इसको नाम दिया एटम, जिसका मतलब है इनडिविजिबल, जिसको और डिवाइड ना किया जा सके. और वही नाम हम आज तक यूज करते हैं इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं, जो ग्रीस से नाम आया है. और जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हम आज भी उसको परमाणु ही कहते हैं, जो नाम काफी पुराने. ठीक है. लेकिन एक एस्टैब्लिश थियरी इतने पहले नहीं थी. लेकिन जस्ट अबाउट 200 years बैक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई उस समय. ठीक है. उस समय कि हमारा ये जो मैटर है, ये कैसे बना है, कहाँ से आया है, इसके ऊपर बहुत बहुत रिसर्च हो रही थी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय था. लोग, स्पेशली मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री वाज अबाउट ट्राइंग टू मेक गोल्ड, okay, from things like iron or copper, okay, which obviously today we know we can't easily do. I mean, in science we never know, nothing can be done, but आज हम जानते हैं कि एटम्स ऐसे रूप नहीं बदलते, right? But that was the driving factor in those days, and people were studying about कि pure matter क्या होता है. ठीक है. उसमें then they came up with an understanding कि एक होता है एलिमेंट्स जो बिल्कुल केमिकली सेपरेट हो ही नहीं सकते, और एक होते हैं कंपाउंड्स जो केमिकली सेपरेट किए जा सकते हैं इनटू अगेन व्हाट द एलिमेंट्स. तो इस तरह का जो अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी है, उस समय तक डेवलप हो गया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th century. ओके. सो ये सब अंडरस्टैंडिंग जब आने लगी, राइट, देन पीपल वांटेड टू नो कि हम ये तो समझ गए हैं कि पूरा
जो अर्थ है, यूनिवर्स है, या जो भी हम फील कर सकते हैं, ये कुछ एलिमेंट्स से ही बना है। ऑल्दो ऑल द एलिमेंट्स वर नॉट नोन, लेकिन जितने भी उस समय मेरे ख्याल से 50-60 एलिमेंट, 50 के करीब एलिमेंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए थे कि सब कुछ लगभग इन्हीं मेजर एलिमेंट से बना है। तो यही कंबाइन हो होकर दूसरी चीजें बनाते हैं। तो आखिर एलिमेंट को किसने बनाया? तो ये काफी हद तक एक सोच थी जिसका कोई जवाब उस समय नहीं था। नाउ लेवोसियर एंड विद सम अदर साइंटिस्ट लाइक प्राउस्ट, उन्होंने मिलकर दो रूल्स, एक्चुअली दे आर 3 लॉज, वी आर ओनली स्टडीइंग 2, जो आप ये कह सकते हो केमिकल रिएक्शन का एकदम बेसिक है, जिसके ऊपर दीज लॉज आर लाइक द न्यूटन्स लॉ इन फिजिक्स। ओके, तो वो क्या है वो लॉज? पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। कहीं पे ये लिखा होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कहीं पे लिखा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये दोनों लॉज क्या है, इनको बहुत डीप में हमको नहीं जाना है, थोड़ा सा समझना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि मास जो है ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स, जो मास सारे रिएक्टेंट्स का है ऐड कर कर, वही मास रहेगा सारे प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब इसके जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसके आपने एक्सपेरिमेंट शायद 1-2 स्टडी किए हो छोटी क्लासेस में। इन एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज की रखनी होता है? हम कब ये कह सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट? इसमें किस चीज का ध्यान रखना होता है, बताइए तनिष्का, आप बताइए किस चीज का ध्यान रखना होता है? सर यूनिट का। हाँ, यूनिट का तो रखना सर ही यूनिट। है। हाँ, यूनिट का तो रखना ही रखना है। ऑब्वियसली अगर 100 ग्राम्स के रिएक्टेंट्स थे तो प्रोडक्ट भी 100 ग्राम्स के होने चाहिए, वो तो ध्यान रखना ही है। लेकिन हमें और क्या ध्यान रखना है कि ताकि हम जब ये एक्सपेरिमेंट करें तो हमको ये रिजल्ट आए। तो हमें ध्यान ये रखना है कि ना तो कोई चीज ऐड हो जाए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, ना कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो जाए, यानी कि नथिंग शुड कम इनटू द सिस्टम एंड नथिंग शुड एस्केप द सिस्टम। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड। ठीक है ना? तो आइसोलेटेड सिस्टम में ये करना जरूरी है। अब जैसे कि कोई बोलेगा कि अरे अगर हम वुड को बर्न करें तो एशेस तो बहुत थोड़ी सी बचती हैं, तो मास इज डिस्ट्रॉयड। सो क्या गलत बोल रहा है वो? चंदन बोलिए, क्या गलत बोल रहा है वो? अगर वो बोलता है कि वुड को बर्न किया सर वो एक, खुले में। हाँ, तो उसने खुले सर में, वो खुले में बंद कर रहा है। हाँ, तो सर उसने उसके जो, हाँ बोलिए। सर जो धुआं है उड़ गया। सर जो धुआं है उड़ गया। हाँ सर स्मोक। हाँ, तो स्मोक उड़ गया। अब आप है साइंस के स्टूडेंट, राइट? तो इसको इंप्रूव करिए इस सेंटेंस को। आपने कहा धुआं उड़ गया, अब धुआं क्या होता है? धुआं होता है जो अनबर्न्ड पार्टिकल्स गर्म हवा के साथ ऊपर उठते हैं। धुआं हमें दिखाई देता है ना, राइट? वी कैन सी यस स्मोक। सर। तो वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो गर्म हवा के साथ ऊपर उठते हैं। अनबर्न्ड फ्यूल को धुआं बोलते हैं। As residue. हाँ, तो देखिए मेरे पास 100 ग्राम वुड थी, मैंने वो जलाई और मेरे पास 100 ग्राम ऐश वो सॉरी 10 ग्राम ऐश बची। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ जी, ये तो 90 ग्राम मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इसमें क्या गलती है? मान लीजिए मैंने कंप्लीट कंबशन किया और धुआं उठ ही नहीं रहा था, तो क्या गलत बोल रहा हूं? क्योंकि जो इस चीज में वुड के अलावा एक और क्या है, रिएक्टेंट है। कौन सा है वो रिएक्टेंट? सर एयर।
एयर, एयर में से भी क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आई, एक रिएक्टेंट था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया है। और जब वो कार्बन के साथ मिक्स होकर, मतलब मिक्स का मतलब उसके साथ कंबाइन होकर उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, जो वापस एयर में रिलीज हो गई। तो जो प्रोडक्ट था वो केवल एशेज नहीं है, प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोडक्ट है, जो मैंने एस्केप होने दिया। एक तो मैंने एक रिएक्टेंट को आने दिया और फिर एक प्रोडक्ट को जाने दिया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये सही नहीं है। हमें क्या करना था कि या तो हम उसको एक क्लोज चैम्बर में ऑक्सीजन भरकर तब आग लगाते और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वहीं रखते, तब वो मास सेम रहता। ठीक है। तो अब दूसरा लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम एक कंपाउंड लें, कोई भी, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे हम ज्यादातर मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड जो हमें दिखाई देता है पानी, राइट। तो पानी हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन अगर 8 ग्राम्स है तो हाइड्रोजन 1 ग्राम होगी टू मेक 9 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जा सकता है, ये पता है। अब अगर हम ये पानी कहीं से भी लेके आए, ठीक है, कुएं से ले आए, चाहे जमीन के नीचे से ले आए, चाहे और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न करके बना ले, जब हम उसको उसकी प्योर फॉर्म में ले आएंगे क्लीन कर कर, ठीक है, जब वो प्योर वाटर होगा, तो चाहे इररेस्पेक्टिव ऑफ वो कहां से आया है, irrespective of its origin, the ratio of oxygen to hydrogen by mass will be 8:1। वो रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब जो प्रोपोर्शन है एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट के साथ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट का दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ, एक गिवन कंपाउंड में, वो हमेशा सेम रहता है। समझ गए आप ये? तो इसको Yes, sir. लॉ ऑफ Yes, sir. प्रोपोर्शंस, ठीक है। अब ये दो लॉ यूज कर जॉन डाल्टन ने और क्या किया, he built the first well defined atomic theory in the world, right? This was a very detailed theory he came up with, जहां पे उसने केवल ये नहीं कहा कि जी एटम्स होते हैं, बस इतना कह के नहीं छोड़ दिया। उसने एटम्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया और उनकी वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर और प्रॉपर्टीज भी किसी हद तक उसने डिटेल की। ठीक है, किस बेसिस पे? by understanding the chemical reactions and the laws of chemical reactions। उसने कोई और इंस्ट्रूमेंट या कुछ यूज करके तो ये किया नहीं, उस समय उसके पास और कोई साधन नहीं थे, उसने केवल लॉज ऑफ रिएक्शंस को समझकर ये बनाया। तो उसके जो 6 मेन पोस्टुलेट्स हैं ये हमें आने चाहिए। तो ये है द पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ओके, व्हाट आर दीज? पहला, all matter is made up of very tiny particles called atoms। okay, he reused the word given by the Greeks। okay, he used the same word which participate in chemical reaction। तो दो पार्ट्स यहाँ पे, इस पहले सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। पहले तो ये कि सारा मैटर जो है वो एटम से बना होता है, और दूसरा पार्ट ये है कि वो ये एटम्स ही हैं जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन एटॉमिक लेवल पर होता है, एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका पहला पोस्टुलेट। पोस्टुलेट का मतलब क्या है? प्रपोजल, ओके, या एक्सियम्स। जो कोई प्रपोज करता है उसको हम पोस्टुलेट कहते हैं। ओके, एटम्स आर इनडिविजिबल। इनडिविजिबल जिसको और डिवाइड न किया जा सके।
they cannot be created nor destroyed. ओके, ना तो उनको और ब्रेक किया जा सकता है, ना ही उनको किसी और चीज से बनाया जा सकता है, और ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सेकंड स्टेटमेंट है इसको ध्यान से हमें पढ़ना है, उसने 3 चीजें कही हैं। देखने में एक सेंटेंस लगता है कि ना तो वो तोड़े जा सकते हैं, ना बनाए जा सकते हैं, और ना ही मिटाए जा सकते हैं। Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. तो एक ही एलिमेंट के अगर कितने भी एटम्स हो और वो एलिमेंट से कहीं से भी लाया जाए, ठीक है, अगर हमारे पास गोल्ड है, वो गोल्ड चाहे इंडिया में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे वो गोल्ड हमें मार्स पे क्यों ना मिला हो, ठीक है, तो उसके अगर हम एटम्स को कंपेयर करेंगे तो वो आइडेंटिकल होंगे। और किस रूप में आइडेंटिकल होंगे, उसने 2 चीजें कही। एक तो ये कि उनका मास सेम होगा। अगर ऑक्सीजन के एक एटम का मास मान लीजिए 16 यूनिट्स है, अभी यूनिट हमें पता नहीं है लेकिन 16 यूनिट्स है, तो वो ऑक्सीजन हम कहीं से भी लेके आए, उसका किसी भी एटम को उठा के उसमें तोड़ने तो 16 यूनिट ही दोबारा से आएगा वो, तो मास हमेशा सेम होगा। और दूसरी चीज क्या सेम होगी कि वो एक ही तरह से रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम पानी बना रहे हैं तो कोई एटम किसी और तरह से रिएक्ट करता है, कोई और किसी और तरह से, ठीक है। तो उसने यहाँ पे भी 2 बातें कही है कि वो मास में सेम होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं। अब जो 4th पोस्टुलेट है वो 3rd पोस्टुलेट का ऑपोजिट है। इसमें वो क्या बोलते हैं कि भाई अगर हम 2 अलग एलिमेंट ले लें, मान लीजिए हमने ऑक्सीजन ले लिया और नाइट्रोजन ले लिया, तो ऑक्सीजन का एटम अगर 16 यूनिट्स है तो नाइट्रोजन का अगर 14 यूनिट्स है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम का एक मास होकर। तो अगर 2 डिफरेंट एटम्स हैं तो उनके जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनके जो एटम्स होंगे वो मास में डिफरेंट जरूर होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से अलग होंगी, चाहे थोड़ी सी अलग हो लेकिन अलग जरूर होंगी, ठीक है। अब एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, ये तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। ये हमें जो है किसी और पोस्टुलेट से डायरेक्टली डिराइव हो जाता है। कौन से पोस्टुलेट से डिराइव होता है, कोई बताएगा? इसमें 2 पार्ट है, एक तो स्मॉल और एक होल। होल वाला पार्ट हमारा डायरेक्टली डिराइव हो जाता है कि अगर वो डिवाइड किया ही नहीं जा सकता तो ऑब्वियसली होल नंबर्स नहीं बनाएगा कुछ भी, राइट। लेकिन वो ये भी कह रहा है साथ में कि वो स्मॉल होल नंबर्स होते हैं। अब स्मॉल क्या है वो किसी ने डिफाइन नहीं किया, लेकिन स्मॉल का मतलब समझ लीजिए सिंगल डिजिट में नंबर्स होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस पोस्टुलेट को अगर हम बोलें और 2 हमारे पास एलिमेंट्स हैं जैसे एक्स और वाई, तो ये कंपाउंड होने के चांसेस बहुत कम है। समझ रहे हैं आप कि स्मॉल होना चाहिए। अब 99 और 103 को स्मॉल नहीं बोले, ठीक है। तो कंपाउंड्स कुछ इस तरह के होंगे, इस तरह के कंपाउंड्स ही होंगे, ये स्मॉल होंगे जो नंबर्स। और द रिलेटिव number and kind of atoms are constant in a given compound. Okay, so relative number and kind of atoms are constant in a given compound. ये क्या है? ये केवल रीस्टेटमेंट है कौन से वाले लॉ का? कौन बताएगा ये कि ये इज सेम एज विच लॉ? सर 3rd। नहीं,
नॉट थर्ड, जो हमने इससे पहले पढ़ा, कौन सा लॉ? दो लॉज पढ़े ना, मास ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा Sir, mass Law of cannot be created or constant mass cannot be created or destroyed. constant proportion. कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये उसने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को ही रीस्टेट कर दिया है एटम्स की भाषा में, कि गिवन कंपाउंड में वो जो रेशो होती है, बाय मास भी कांस्टेंट है, बाय नंबर ऑफ एटम्स भी कांस्टेंट है। और अगर मास से कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ एटम से भी होगी, क्योंकि एक एलिमेंट के सारे एटम्स का एक ही मास होता है, राइट। तो ये डायरेक्टली कोरिलेटेबल है उससे। तो ये मोटे मोटे तौर पे थियरी है, ठीक है। इसके स्टेटमेंट्स जो हैं, पोस्टुलेट्स जो हैं, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट वो आपको याद होने चाहिए। मेरे उसका ऑर्डर की बात नहीं होती, लेकिन याद होने चाहिए, और उनके डिटेल्स याद होने चाहिए, कि जैसे कि इंडिविजिबल, क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड, वो सब है इसमें, ठीक है। तो समझ गए अब आप ये? तो आगे बढ़ते हैं। अब एटम्स जो है, ठीक है, अब हम डाल्टन से आगे आ गए हैं। ये डाल्टन की थियरी का पार्ट नहीं है। डाल्टन हैड नो वे टू फाइंड आउट हाउ स्मॉल दीज एटम्स आर। सर हाँ बोलिए। सर डाल्टन के थ्योरी में सर जैसे बहुत फॉल्ट भी है। हाँ ठीक है, हाँ तो वो एक्चुअली इस चैप्टर में वो वाला पार्ट डिस्कस नहीं है। अगर आप चाहते हैं मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ फॉल्ट्स हैं। अब देखिए, मैंने इसको फॉल्ट नहीं कहूंगा, मैं ये काम डाल्टन ने आज से 200 साल पहले किया, ठीक है। उस समय तो कोई थियरी ही नहीं थी, कोई अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी ही नहीं थी। तो उस हिसाब से जो डाल्टन ने थियरी दी वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन उसमें सब में संशोधन की जरूरत है, सब में करेक्शंस हैं, ठीक है। तो अब हम पहला पार्ट लेते हैं कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ओके, नाउ this part we know कि it need not always be atoms, it could be ions, it could be lot of other things at times, right? तो लेकिन केमिकल रिएक्शन फिर भी हम आज भी एटम्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये गलत स्टेटमेंट है। हाँ, इट कुड बी आयंस आल्सो फॉर इंस्टेंस। अब सेकंड को देखते हैं कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। नाउ are they divisible? We know they are divisible, right? All of you know that atoms can be divided into protons, neutrons, electrons, right? वो हमें पता है। और even protons can be subdivided, electrons can be subdivided, right? तो हमें वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का आज नॉलेज है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि इंडिविजिबल नहीं है, वो सही नहीं है। उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर एलिमेंट की फॉर्म चली जाती। एक बार मैंने उसका प्रोटॉन निकाल लिया तो उसके बाद मैं ये नहीं कह सकता कि ये गोल्ड का प्रोटॉन है या हाइड्रोजन का है। प्रोटॉन तो प्रोटॉन है, ठीक है। अब विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब हमें ये भी पता है कि एटम्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। ओके, थर्ड पे आते, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वी नो दैट द मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ गिवन एलिमेंट इज नॉट सेम। एक ही एलिमेंट के अगर दो एटम्स का अलग मास होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? आपको पता है ये बात? somebody knows? सर क्या? सर आइसोटोप्स। आइसोटोप, उसको आइसोटोप बोलते। तो हमें पता है कि थर्ड पोस्टुलेट भी ट्रू नहीं है आज की डेट में हमें। अब फोर्थ में हम कहते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स हैं तो उनके एटम्स डेफिनेटली अलग मास के होंगे, लेकिन ये भी हम जानते हैं कि सच नहीं है। कई बार, बहुत ज्यादा केसेस नहीं होते, लेकिन कई बार दो एलिमेंट्स के ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जिनका एक ही मास होता है, और ऐसो को हम बोलते हैं आइसोबार्स, यानी दो एलिमेंट के एटम्स जिनका सेम मास। तो आइसोबार्स एग्जिस्ट करते हैं। वो पोस्टुलेट 4 का नेगेशन है।
फिर atoms combine in ratio of small whole numbers. Whole numbers is correct. There is no problem with that. Okay, but small may not be true. Okay, so like in organic chemistry, we know there are compounds which can be huge in size. Okay, their chemical formula can involve very big numbers. Okay, then the sixth postulate, the relative number and kind of atoms are constant in a given compound. Okay, this is by and large true, right? At a molecular level, they may be slightly, organized in different ways at times, but वो अगर compound same है तो constancy जरूर होगा, ठीक है? Okay. Now let's get into the some more information which is beyond Dalton. Dalton की कहानी बस यहीं तक। अब हमको आज साइज ऑफ एटम मालूम है कि एटम कितना बड़ा होता है, ये जो है आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है? तो हम साइज किस में मेजर करते हैं? एनएम। एनएम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं? नैनोमीटर। ओके, नैनो का मतलब होता है किसी भी यूनिट से पहले जब हम नैनो लगाते हैं 10⁻⁻⁹। आप ये जानते हैं कि 10⁻⁻³ होता है मिलीमीटर। आपको शायद ये भी पता हो कि 10⁻⁻6 होता है माइक्रोमीटर। ओके, ये है नैनोमीटर 10⁻⁻⁹। और इन अदर टर्म्स 1 billionth of a meter. So you can imagine how small it is. Okay, so अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 million एटम्स को ऐसे रखें, ऐसे 1 million atoms of hydrogen, okay, or even water molecules for that matter, okay, हम रखें ऐसे 1 million atoms, तो ये कितनी लेंथ आएगी? Can somebody calculate and tell me? Assuming कि एक कोई एटम है हमारे पास, वो 1 नैनोमीटर का उसका डायमीटर है। ओके, देयर इज एन एटम जिसका डायमीटर 1 नैनोमीटर है। तो बताइए 1 मिलियन ऐसे एटम्स को हम लाइन से रखें तो वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे? क्या लेंथ आएगी? सर 1 मीटर। 1 मिलीमीटर, नॉट 1 मीटर, क्योंकि 10⁻⁻⁹ है ना। 1 मिलियन इज 10⁻⁶, so 10⁻⁻⁹ into 10⁻⁶ is 10⁻⁻3, which is 1 millimeter. तो 1 मिलीमीटर जो आप स्केल यूज करते हैं उसमें सेंटीमीटर साइड में जो छोटा डिवीजन है उसके बीच में 1 मिलियन एटम्स ऑफ अ certain substance can be put together. Okay, so you get an idea how small an atom can be. Okay, chaliye. Now usually atoms, we want to write chemical reactions, we want to identify atoms in an easy and consistent manner. अब ये करने के लिए यूजुअली हमें पता है मैथमेटिक्स से कि सिंबल्स आर द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई वैल्यूज और एनीथिंग सो दैट वी कैन रिप्रोड्यूस द स्टेटमेंट्स नीटली एंड क्लीनली इन अ स्मॉल कंसाइज मैनर, राइट? तो उसके लिए डाल्टन ने भी सिंबल्स बनाए थे जब उसने एटॉमिक थियरी बनाई। But look at these symbols. You don't have to remember these symbols as such, but you can have a look at it. Like carbon is just a black dot. Okay, hydrogen is just, it almost looks like the hydrogen atom, although he didn't know it should look like that. Okay, oxygen he took as just the circle, and then a lot of others. So in some he wrote a letter inside, right? But they were not great, right? Because they are difficult to write and draw, so they were no better than writing the whole name. Okay, so this nobody adopted.
Okay, so what we adopt today is the IUPAC standard. IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. This is an organization which standardizes, which puts everything in order in the study of chemistry. Okay. So अब हम symbols किस तरह से use करते हैं? कोई जो symbols होते हैं in general for at least the naturally occurring elements are made up of 2 letters or simply 1 letter. Okay, I am talking about naturally occurring elements. Okay, जो बाद में एलिमेंट्स आए हैं उनके लंबे नाम भी होते हैं, बट ये 2 ही होते हैं लेटर्स या एक होता है. तो जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है और जो अगर सेकंड लेटर होगा तो वो छोटा होगा. तो अब जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन इज Cl. Cl. ओके, अगर आपने उसको ऐसे लिख दिया तो वो गलत है. ठीक है, अब जैसे हाइड्रोजन है उसको आपको ऐसे लिखना है, आपने ये लिख दिया तो वो हाइड्रोजन नहीं है. तो अगर जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और अगर दूसरा लेटर है तो वो हमेशा छोटा होना चाहिए. ब्रोमीन लिखना है तो दिस इज ब्रोमीन, ये लिखा तो ब्रोमीन नहीं. ओके, so a few symbols you would know most of them. Aluminium is Al, argon, which is a noble gas, is Ar, barium is Ba. Okay, I will not run through the whole list, but look at some of them which are interesting. Okay, so let's look at sodium, where it is. Where is sodium? And here it is. Okay, so sodium is Na. Okay, which comes from its Latin name natrium. Similarly, potassium is not P but K. Okay, and iron comes from the name Latin name ferrous, so it is Fe. So lead is Pb. Okay, so some of, while magnesium is relatively simple, neon is Ne. Okay, and copper is comes from cuprous. So not all of them come from the English name. Okay, some of them come from traditional old names also. Okay, now what is atomic mass? Dalton talked about mass, कि atoms are of the same mass, of different mass. He was talking about mass, but how do we know the mass? How would we know the mass? Right? That is the difficulty. We can't pick up an atom and weigh it. Okay, against what will we weigh such a tiny thing and on what will we weigh such a tiny thing? Right? So, what do we do? So, rather than using grams or kilograms, what they started using was a relative mass. Okay, they still didn't know how much an atom weighs or what's its size, but through experiments they could find the relative mass of different elements. Okay, and how, and this unit, okay, they defined as AMU or unified mass units. Okay, which either AMU or simply U, दोनों सिंबल्स यूज होते हैं. अब ये पुराना है AMU थोड़ा, और U यानी यूनिफाइड मास जो है वो नया है. राइट, तो कोई भी आ सकता है, आपको दोनों पहचानने आनी चाहिए. 1 एटॉमिक मास यूनिट is equal to 1/12 the mass of 1 carbon 12 atom. Okay, so what is a carbon 12? Okay, it is an isotope of carbon. Okay, isotope means one particular type of carbon where each atom has a mass of 12 units. Okay, so we don't want to mix different type of carbons here, right? So
ओनली कार्बन 12 जिसको हम प्योर फॉर्म में इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं, उसका 1/12 ऑफ द मास was named as 1 AMR. See, initially actually the standard that they thought they will use was the oxygen, and in that case they would have used 1/16 of the mass. So as such it would have been the same, but there is a problem that oxygen has two variants, oxygen 16 and oxygen 17, and it's very difficult to separate them. So you will never get accurate mass. Okay, so they didn't use oxygen for that reason. They use carbon 12. Okay, it's used as 1/12 so that we always get whole number as mass. So these are some masses. Again, I don't think you have to remember those, but you should have an idea, right? Hydrogen, 1 atom. We are talking of only atoms. Okay. 1 atom of hydrogen is 1 AMU or U, whichever way we say. Carbon is 12, nitrogen is 14, oxygen is 16, and so on. But look at this. Chlorine is 35.5. Right? There is a decimal point. But what did we do? We had taken 1/12 of carbon 12. We did this so that we have whole numbers. Right? To get whole numbers, we did this exercise. Then how come chlorine is not a whole number? Okay. Anybody knows the answer to this question? Why is chlorine not a whole number in its mass? Okay. See, the reason is actually chlorine is made up of 2 isotopes. Okay, one isotope weighs 37U and one weighs 35U. Okay, this type of isotope is only 25% present in nature, and this is present as 75%. So if we take the weighted average, we get 35.5. Okay, that is the reason. So isotopes will weigh in whole numbers, but once we take the average for that element, we might get a fractional amount. Okay. So can an atom exist independently? Usually not, and it will exist usually in the form of an ion or in the form of a molecule. From that we will start tomorrow. Okay, we'll start from ions and molecules tomorrow, because that is how the matter usually exists. Okay, till then, thank you very much. Have a great day. Bye. You can leave if you want. The meeting will get over in about 20-30 seconds. Did you get a link for the recorded videos? You needed recorded videos? Yes, sir. So there I will keep putting these videos. I'll not send you the link again and again. So you can go and check out those videos. They will be there. It will be easier for you that way. Okay.